हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे, जो राष्ट्रपति के बारे में है। इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये तो आप सबको पता भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 में ऐसा उल्लेख किया गया है संविधान के 52 आर्टिकल में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखते हैं अनुच्छेद 53 के तहत अनुच्छेद 53 के तहत क्या है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तो प्रधान होता है देश का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करते हुए चलें। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि इसमें राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों, संसद का दो सदन कौन कौन सा होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो उसके निर्वाचित सदस्य यानी संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वो होते हैं यानी सांसद, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक जो होते हैं आपके, वो सारे मिलकर राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। यानी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया है। यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी निर्वाचक मंडल में क्या है, शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो, और एक विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। देखिए ऐसे भी जितना भी इलेक्शन होता है वो भी गुप्त मतदान के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एकल संक्रमणीय मत होता है, इसमें गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यानी कि विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद और आपका लोकसभा सांसद है, वो तीनों मिलकर वोट करते हैं, तो और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, क्योंकि जब पता चल जाएगा तो फिर लोग विधायक पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे भी मतदान है तो गुप्त ही होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जाँच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। यानी उससे संबंधित सभी विवादों की जांच जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। और वैसे भी उच्चतम न्यायालय का फैसला तो अंतिम फैसला है ये। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का बात कर रहा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर इसके आधार पर चुनौती नहीं दी सकती। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता भारत का नागरिक हो। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपके लिए बताया गया है कि अनुच्छेद 58 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ यानी कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका आयु 35 से ऊपर होना चाहिए, यानी 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता ये भी हो कि लोकसभा का सदस्य भी बन चुका हो, बताई गई है। ठीक है, तो वो लोकसभा का एक बार सदस्य भी हो चुके हों तभी होंगे।
राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए। 50, ठीक है। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। बताओ, याद रखिएगा, जमानत राशि के अनुसार यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कि जमानत राशि के रूप में इतना रुपये पहले जमा करना होगा आपको। इलेक्शन जब लड़ते हैं राष्ट्रपति के लिए, इतने रुपये आपको जमा करना होता है, 15,000 रुपये। यदि उम्मीदवार को 1/6 हिस्सा भी इलेक्शन में आपको मत नहीं प्राप्त होता है तो आपकी जो जमानत राशि जो जमा है उसको जब्त कर ली जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका जमानत ही जब्त हो जाता है वहाँ पे, 1/6 भाग आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो। नेक्स्ट जैसे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि 56 के अनुसार पद ग्रहण करने की तारीख 5 वर्ष का उल्लेख है। यानी 5 वर्ष का उल्लेख किसमें किया गया है कि राष्ट्रपति की कार्य अवधि 5 वर्ष की होगी, तो अनुच्छेद 56 में होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 56(1) में का जो है वो आर्टिकल, उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। यानी उपराष्ट्रपति को अपना वो भी जब तब त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 56(2) के अनुसार, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करती है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना के द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए आगे जो आपके सामने है वो है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसे कितना तक निर्धारित किया गया? वर्ष 2026 तक के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि बोला कि अनुच्छेद 56(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधानसभा का किसी सदन, यानी कि राज्यसभा में 2 सदन होते हैं, विधानसभा में सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, यानी उसका राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना रिक्त राष्ट्रपति के रूप में अपने पद की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति को शपथ सबसे पहले दिलाता कौन है? तो ये बात याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ। और ये आर्टिकल का जब बात करें तो कौन से आर्टिकल के अनुसार ये होता है? तो आर्टिकल 60 के अनुसार ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है, यानी कि 1 मंथ में कितने मिलते हैं उनको? 5 लाख रुपये मिलते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया गया है, संचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के अनुसार लगाया जा सकता है महाभियोग, ठीक है। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ये देखिए इम्पीचमेंट जो होता है उसका इंग्लिश होता है महाभियोग का, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है
जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित ना हो। ठीक है, बोला कि इसके अनुसार यानी कि आर्टिकल 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित ना किया गया हो। ठीक है, देखते हैं आगे। इस वर्ष 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही यानी 14 दिन का जो यहाँ पर लिखित सूचना जो यहाँ पर दिया गया है, तो 14 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, संकल्प पर सदन की कुल सदस्य की संख्या जितनी भी होती, सदन में जितने भी सदस्य जो संख्या हो उसमें से कम 1/4 का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें 1/4 जो लोग हैं वो सहमति होनी चाहिए। देखते हैं अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले किया जाएगा। यानी कि जो कोई भी स्थिति हो, राष्ट्रपति को रिक्त को 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखा जा सकता है, यानी यथाशीघ्र कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्याग पद अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऐसे भी उपराष्ट्रपति का काम वही होता है, राष्ट्रपति की जगह पे काम करना। तो जब तक राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनका पदभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ये इतना होता है पावर कि वो राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के ना होने पर वो राष्ट्रपति के पद को कार्यभार को संभाल सके। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिक कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी भारत के समस्त कार्यपालिका जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो 78 आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपने उसकी जानकारी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो आर्टिकल 108 के तहत अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा। यानी 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक है, अगर कोई कानून दोनों सदन से पास होता है तो उस पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, क्योंकि जब वो साइन करेंगे तभी वो स्वीकृति प्रदान वही एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 111 में है। या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक निधान या विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। जो भी कानून बनेगा वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही बनेगा। जब तक राष्ट्रपति द्वारा साइन नहीं किया जाएगा उसमें वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कौन से आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 123 के अनुसार। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। हाँ, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल से प्राप्त की गई है, तो आर्टिकल 72। देखिए भारत में जो है क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की गई, यानी कि किसी को फांसी जब लगने को हो तो उन्हें भी ये चीज़ रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो फांसी की सज़ा को भी रोक सकते हैं। और ये क्षमादान किस में की कौन से आर्टिकल में उनका उल्लेख किया गया, तो 72 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। लेकिन नेक्स्ट अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति देखिए, सेनापति जो नियुक्त किए जाते हैं उसके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वो तीनों ही सेनाओं के लिए का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये बात आप याद रखिएगा कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसके हाथ में अधिकार होता है, तो वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।